हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम सीखने वाले हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहले कि कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सीखें, लेट अस टेक एन एग्जांपल। एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ए क्लास इज हैविंग 25 स्टूडेंट और उनके पास जो टोटल रुपीज है वो है 2500। So how many rupees is carried out by one student? One student will have 2500 by 25, that is 100 rupees. ठीक है। अब जिन स्टूडेंट का आंसर 100 रुपीज है वो स्टूडेंट मेरे साथ साथ रॉन्ग कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। राइट कॉन्सेप्ट क्या है कि सर ये सिर्फ तब इक्वल होंगे, तब होंगे 100 रुपीज जब हर बच्चे के पास इक्वल रुपीज होंगे। अगर आप 25 स्टूडेंट 2500 रुपीज रखते हैं तो हमें ये नहीं पता है कि कौन से स्टूडेंट के पास कितने रुपए हैं। ऐसे ही अगर किसी एरिया पे 25 कूलम चार्ज है और वो एरिया है 5 मीटर स्क्वायर, 25 कूलम चार्ज इज कैरिड आउट बाय 5 मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया, और मैं कहता हूं कि पर मीटर स्क्वायर कितना चार्ज है। either we will say, some of the student will say that 5 coulomb per meter square, again it is wrong, क्योंकि वो सिर्फ तब होगा जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, कॉन्टिन्यूअस। सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट पर मीटर स्क्वायर, पर मीटर क्यूब या पर मीटर, दैट इज चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट लेंथ और पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एक के लिए निकालने के लिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो यूनिफॉर्म और कॉन्टिन्यूअस होना जरूरी है। जब तक ये कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा चार्ज, तब तक हम चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो चार्ज कॉन्टिन्यूअस होता है नहीं, चार्ज इज नेवर कॉन्टिन्यूअस बिकॉज चार्ज फाउंड इन पैकेट्स। कहीं पे चार्ज किसी बॉडी पे अगर मान लीजिएगा इसी सरफेस एरिया पे 25 कूलम चार्ज मैंने अभी बताया आपको, तो कहीं पे चार्ज ज्यादा होगा, कहीं पे चार्ज कम होगा। तो अगर चार्ज कम या ज्यादा है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है तो हम पर यूनिट एरिया चार्ज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, कैसे फिर हम कैसे लिख कैसे रखा है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। अगर चार्ज इस एरिया पे क्लोजली पैक्ड कर दिया जाए, मान लीजिए इसकी कैपेसिटी 45 कूलम चार्ज को होल्ड करने की, और मैंने इसको ठूस पे चार्ज भर दिया और मैं इसको 50 कूलम चार्ज दे देता हूं, तो अब ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो पूरी तरह से भर चुका है। अब इस पे कोई स्पेस बाकी नहीं बचा है। अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि 100% चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, बट अप्रोक्सीमेटली इन दिस केस आई कैन से दैट चार्ज इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि ये कंप्लीटली फिल अप है, अब इस पे कोई जगह खाली नहीं है। तो अब हम मान सकते हैं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल आप ले सकते हो। अगर एक रूम में बच्चों के बैठने की जगह है 20 और 20 बच्चों की जगह मैं उस रूम में भर देता हूं 50 स्टूडेंट्स, तो जैसे ही 50 स्टूडेंट्स भरेंगे तो रूम कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगा, और कंप्लीटली ऑक्यूपाई होने से हम कह सकते हैं कि पर मीटर स्क्वायर पे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो इक्वल ही होंगे, क्योंकि रूम हर जगह भरा हुआ है, हर जगह कम स्टूडेंट बैठे हुए हैं, तो उनका नंबर भी अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, सेम आएगा। नॉट नेसेसरली बट अप्रोक्सीमेटली नंबर ऑफ स्टूडेंट पर यूनिट एरिया विल बी सेम। सिमिलर टू दिस सिचुएशन here I can also say that the number of charge per unit area on this surface is approximately equal as it is having closely spaced charge, tightly packed charge। इसके ऊपर चार्ज हमने ठूस के भर दिया है, तो अब इस पे क्या होगा कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आप अज्यूम कर सकते हो। अब जब एक बार आपने कह दिया कि चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी आप इसको कैसे समझोगे कि चार्ज इज नेवर continuous, charge always found in packet, but whenever we have closely spaced या closely packed charge, closely packed charge मतलब ठूस के चार्ज को, किसी वॉल्यूम को, किसी एरिया को या किसी लेंथ को आप भर देते हो, तो उसके ऊपर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म हो जाएगा। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्म। अब जब एक बार चार्ज कॉन्टिन्यूअस हो गया,
देन आई कैन डिफाइन चार्ज पर यूनिट एरिया। फिर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमने चार्ज को कंटिन्यूस बना दिया बाय क्लोजली फिटेड द चार्ज। चार्ज को क्लोजली फिट करते हुए हमने चार्ज को क्या कर दिया, कंटिन्यूस कर दिया। चार्ज कंटिन्यूस हो गया तो अब हम इजीली स्टडी कर सकते हैं डेंसिटी। डेंसिटी कौन सी होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी? इट इज क्लियर। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, चार्ज पर यूनिट surface area. If any small surface delta S contains a charge delta Q, delta S contains a charge delta Q, then unit area will contains a charge delta Q by delta S. So it is called charge per unit area, charge per unit area, and it is denoted by sigma. It is denoted by sigma, and sigma is surface charge density, which is equal to delta Q by delta S. From here I can write down delta Q by, so delta Q is equal to sigma delta S. Delta Q is equal to sigma delta S. It is charge on surface delta S. तो ये होगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब अगर मैं बात करूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सो इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, इट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। अगर डेल्टा वी वॉल्यूम डेल्टा क्यू चार्ज रखती है, जैसे अभी हमने किया 25 स्टूडेंट 2500 रुपीस, वन स्टूडेंट 2500 बाय 25, सो डेल्टा एस हैविंग चार्ज डेल्टा क्यू, वन इज हैविंग चार्ज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एस। सिमिलर टू दिस the volume charge density is denoted by rho, and it is equal to delta Q by delta V. So here delta Q will be equal to rho delta V, rho delta V, rho delta V. And now linear charge density, linear charge density नाम से पता चल रहा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज per unit length. It is denoted by lambda, and lambda is equal to delta Q by delta L. So here delta Q will be equal to lambda delta L. This is equation first, this is equation second, this is equation third. फिर से देखिए, charge is never continuous, charge find out in packets, but whenever we have very closely packed charge, then it can be assumed as continuous. As the charge become continuous, so we can define charge density. Surface charge density is charge per unit area, volume charge density is charge per unit volume, and linear charge density is charge per unit length. So these are charge density, and now we will discuss force due to continuous charge distribution. Force due to continuous charge distribution, force due to continuous charge distribution. अब हमने continuous charge distribution के तीन केस स्टडी किए थे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब तीनों के लिए हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर लेते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये कब है, अगर अपने पास एक फिक्स चार्ज है, तो एक फिक्स चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज फिक्स है, दोनों पॉइंट चार्जेस के पोजीशन वेक्टर होंगे, बीच में डिस्प्लेसमेंट होगा, इजीली यू कैन फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन दीज चार्ज। बट अब अपने पास कोई भी इनफाइनाइट एरिया है जिसके ऊपर कितना भी चार्ज हो सकता है, लेकिन वो चार्ज कैसा है, कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर द सरफेस। सो यहाँ पे अब मान लीजिएगा कोई भी वो ओपन सरफेस आप अज्यूम कर लेते हैं, लाइक दिस दैट इज एनी ओपन सरफेस having any charge. I don't know what is the charge, but charge is continuously distributed. This is origin, x axis, y axis and z axis. तो इसके लिए हम दूसरा चार्ज क्या है, एक चार्ज है यहाँ पे क्यू नोट, क्यू नोट का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं r नोट, और यहाँ पे इसका कोई स्मॉल चार्ज मान लेते हैं डेल्टा क्यू, कोई स्मॉल पैकेट ऑफ चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं। सपोज दिस सरफेस इज हैविंग ए चार्ज डेल्टा क्यू एंड हैविंग पोजीशन वेक्टर r1, ठीक है।
अब डेल्टा क्यू और क्यू नॉट के बीच इजीली हम फोर्स निकाल सकते हैं यूजिंग कूलम्स लॉ। सो कूलम्स लॉ से क्या होगा, डेल्टा क्यू और क्यू नॉट के बीच फोर्स। अब क्योंकि हमने इस पूरे चार्ज को नहीं लिया, स्मॉल चार्ज लिया है, तो फोर्स भी क्या होगा, स्मॉल, एंड फोर्स कैन बी रिटन एज डेल्टा एफ इज इक्वल टू के क्यू नॉट डेल्टा क्यू divided by r1 naught square and r1 naught cap. What is the value of k? 1 by 4 pi epsilon naught, as there is nothing, so free space between the charges. So k की वैल्यू हम SI सिस्टम में 1 by 4 pi epsilon naught पुट करेंगे for free space in between these charges. अभी क्योंकि ये सरफेस है और इसके ऊपर चार्ज जो है वो कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सो इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी मान लेते हैं, लैम्डा। अभी हमने डिफाइन किया था कि लैम्डा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, सॉरी फॉर सरफेस इट इज सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एस, एंड दिस इंप्लाइज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू सिग्मा डेल्टा एस. So we can put the value of delta Q, and delta F become K Q naught sigma delta S divided by R1 naught square and R1 naught cap. डेल्टा Q की वैल्यू पुट कर दी यूजिंग चार्ज डेंसिटी सिग्मा. अब हमने क्या करना है, ये स्मॉल फोर्स है, ऐसे ऐसे जितने पैकेट है काउंटेड पैकेट, उन सारे पैकेट को अगर ऐड कर देंगे सरफेसेस के तो टोटल फोर्स हो जाएगा. So total force will be equal to sum of all these packets, delta S1, delta S2, delta S3 and so on up to delta Sn. So delta F will be equal to F when I will put summation K Q naught sigma delta S divided by R1 naught square and R1 naught cap. But as delta S tends to 0, delta S tends to 0, if डेल्टा एस टेंड्स टू 0, यानी कि अब ये काउंटेड नहीं रहे, अब ये बहुत छोटे हुए, यानी कि डेल्टा एस कन्वर्ट हो गया है डीएस में. डेल्टा एस कन्वर्ट किस में हो गया है, डीएस में. तो डेल्टा एस की जगह डीएस रखेंगे तो अब समेशन काउंटेड पार्ट्स के ऊपर आपको पता है अप्लाई कर सकते हैं हम, 1 2 3 अप टू n है, लेकिन अब ये इनफाइनाइट पार्ट्स हो गए तो अब हम इंटीग्रल फॉर्म में इसको लिख सकते हैं. f will be equal to k Q naught will be out of the integration, and integration is our s whole surface area, it is sigma ds divided by r1 naught square and r1 naught cap. Say this equation is equation first. This is force due to continuous charge distribution, case first, surface charge distribution. Now I will discuss you force due to linear charge distribution. Go. So linear charge distribution. Now assume in any space x-axis, y-axis, z-axis origin, we have any length L या infinite length जो भी आपके पास है, having any charge, I don't know, but the charge is uniformly distributed. Another charge is Q naught having position vector R naught. Suppose a small segment of it, delta L, is having a charge delta Q, and the position vector for delta Q is R1. इसका डेल्टा Q सेगमेंट लिया, छोटा सा पैकेट ऑफ चार्ज लिया इसके ऊपर डेल्टा Q, जिसकी लेंथ है डेल्टा L, पोजीशन वेक्टर R1. अब डेल्टा Q और Q नोट के बीच बिल्कुल प्रीवियस स्टेप फॉलो करना है हमने. फोर्स क्या होगा, डेल्टा F will be equal to K Q नोट delta Q divided by R1 naught square and R1 naught cap. R1 naught cap will give the direction of the force. Now put the value of delta Q. We know that for case of length, lambda is equal to delta Q by delta L. This implies delta Q is equal to lambda delta L. So delta F will become equal to K Q naught, डेल्टा Q की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, लैम्डा डेल्टा L, इट विल बी लैम्डा डेल्टा L डिवाइडेड बाय R1 naught square and R1 naught cap. डेल्टा L टेंड्स टू 0, पहले डेल्टा L को टेंड्स टू 0 करने से पहले इसको टोटल फोर्स निकालते हैं, क्योंकि डेल्टा L काउंटेड पैकेट है ऑफ लेंथ,
सो इन सभी को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ कितनी आ जाएगी L. सो F बिकम इक्वल टू समेशन K क्यू नॉट डिवाइडेड बाय R वन नॉट स्क्वायर सॉरी लैम्डा डेल्टा L into R वन नॉट कैप. नाउ इफ delta L tends to 0 then it become dl very small. So F become equal to K cow naught integration over L lambda dl divided by R1 naught square and R1 naught cap. This is equation second. This is force due to continuous charge distribution or any length. So linear. Similar to this one, what will be the value of force due to वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? मैं सीधे लिख रहा हूं, ये आपके लिए होमवर्क है. यू हैव टू कैलकुलेट यूजिंग योर बुक्स और एनी मटेरियल. फोर्स ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन F विल बी इक्वल टू K क्या नॉट इंटीग्रेशन और V. लैम्डा की जगह क्या हो जाएगा रो, क्योंकि वॉल्यूम के लिए चार्ज डेंसिटी क्या थी रो. dl की जगह dV डिवाइडेड बाय R1 नॉट स्क्वायर एंड R1 नॉट कैप. This is linear charge distribution, this is volume charge distribution and पहले हम बात कर चुके हैं surface charge distribution की. आज हमने बात की है what is continuous charge distribution and force due to continuous charge distribution. If you have any problem you can ask in comment box. उसके अलावा next lecture में पहले आपकी problem ले ली जाएगी, उसके बाद हम lecture शुरू करेंगे. Thank you for watching.